अगर मेरे बोलने से मैं तो उनको पैसे कमाने के लिए एनकरेज करता ही, वो भी कमा लो। 2000 जब मंदी आएगी तब कुछ खरीद लेना अच्छा, हम्म। प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी खरीद लेना, गोल्ड वगैरह खरीद लेना, गांव में जमीन खरीद लेना। अभी पैसा कमा लो, हम्म। समझे तब ना यार। सही बात है। हम्म। ओके। आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का ट्रेड मिलता है, अगर मिलेगा तो, अगर ये स्ट्रांग है और ये स्ट्रांग बाइंग होगी यहाँ पे, मतलब अगर अभी तो ये हमें दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से देखूं सिर्फ इसी कैंडल पे, तो क्या लग रहा है? कि एक ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर उसके ऊपर गैप। अगर, हाँ, क्योंकि अगर ये तो 15 मिनट्स का चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट्स ही जनरली मॉर्निंग में सब 5 मिनट्स का लगा के रखते हैं। ये ये फॉर्मेशन बन रहा है यहाँ पे। अब जैसे ना ये स्ट्रक्चर है, अब तुमने मॉर्निंग में वो देखना स्टार्ट किया, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब इसने फिर नेक्स्ट कैंडल में ये ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे बाइंग हो सकती है क्या? बेस ब्रेकआउट था, फिर रेंज बना के ऊपर गया है और फिर हम्म, रीटेस्ट भी कर लिया। मतलब ये फोर्थ। पहली बात, हाँ, पहले तो ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, ये हाँ बेस कप। बन रहा है। और यहाँ पे जब ये बन रहा है बेस, मतलब ये कैलकुलेशन वगैरह हो रहा है, तो वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ड्राइड हो गई है वॉल्यूम, ड्राइड हो गई है। फिर यहाँ से वॉल्यूम आना स्टार्ट हुई है, ये पहली कैंडल है, उसके इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार को इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक वाली कैंडल, क्लोजिंग वगैरह ठीक है ब्रेक वाली कैंडल का, और यहाँ भी ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम आया है यहाँ पे। तो ये फिर ना इसके इसके बाद ये वाली कैंडल ने रिटेस्ट किया, ये जैसे ये ऊपर गई ना रिटेस्ट करके, यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, ये रिटेस्ट वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, बस इतना सही स्टॉप लॉस रहेगा। फिर तो ये चला ही गया था फिर। एक और चीज है ना, अगर यहाँ पे हम बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखो कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है, तो इसको मूव करने के लिए स्टॉप लॉस वगैरह या यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ है कि सप्लाई आ सकती है, मतलब यहाँ पे कहीं सेलिंग आ सकती है, इस जोन में थोड़ा सा दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा नहीं है ये, एक एक छोटा सा ही है, उसके बाद इस जोन में दिख रहा है। तो ये भी चीज अगर दिख जाती है ना, टाइम कम होता है बट फटाफट क्या है कि इसमें ना आपको मसल मेमोरी बिल्ड करनी पड़ेगी, तो वो चार्ट अगर आप फटाफट देख रहे हो ना कि ये इसमें यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अगर पहले प्रिपरेशन नहीं है, तो फिर फटाफट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये इनसाइड बार बना, उसके बाद ये रिटेस्ट हुआ, उसके बाद ये अपसाइड में जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये करना पड़ेगा।
आधी चीजें तो ना ये अगर जो बेस है उसमें ही क्लैरिटी हो जाती है कि बेस कैसा बना है। अगर टाइट बेस बना है ना तो वहां वहां पे ना प्रोबेबिलिटी हाई रहती है उन ट्रेड्स के स्ट्रॉन्ग जाने की। और जनरली क्या होता है कि ट्रेड्स अगर किसी को निकलना होगा ना तो वो वापस ज्यादा पुल बैक नहीं मारेगा, वो स्ट्रेट निकल जाएगा। मतलब ये जैसे यहाँ से रिटेस्ट किया ना, तो अगर किसी ट्रेड को निकलना होगा तो वो यहाँ वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, या तो वो यहाँ स्टॉप लॉस हिट कर देगा पहली बार में, या फिर वो निकल जाएगा। चांसेस यही रहते हैं कि वो निकल जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है ना बेस में, जब ये एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो चांसेस नहीं है कि वो वापस आएगा उसको। और रिटेस्ट करके गया है ऑलरेडी, तो यहाँ से फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव आ गया। जो भी स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग चार्ट्स होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, तो उसका ये पार्ट बहुत मैटर करता है कि उससे पहले क्या हुआ है। हाँ बताओ विवेक। सॉरी, गलती से हैंड रेज हो गया सर, सो आई एम सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। अभी भी वैसे इसने अपना टारगेट तो यहाँ तक पूरा कर दिया, इसको ब्रेक करके ये यहाँ पे निकल गया। इस जोन में ही कहीं पे इसी जोन से ये सेलिंग आई थी। तो ना कुछ कुछ जो चीजें देखनी होती है ना, तो बेस भी अगर दिख रहा है ना मॉर्निंग में, मान लो इस टाइप से बहुत फास्ट होता है, लिस्ट आने लग जाती है और ये चेंज वगैरह ये देखते हैं। तो अगर चार्ट्स वगैरह देख रहे हो ना, तो पहले तो ना ये कई बार क्या होता है कि 5 मिनट्स के चार्ट में कुछ क्लैरिटी नहीं दिखाई देती। तो या तो थोड़ा बड़ा कर सकते हो चार्ट को, तो उसमें क्या होता है कि हमें साफ चीजें पिक्चर्स क्लियर होने लग जाती है कि कहाँ पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब यहाँ 15 मिनट्स में भी वॉल्यूम एज सच नहीं दिख रही है। जब ये हैंडल बना रहा है, मीन्स यहाँ वॉल्यूम टाइड अप हो गई। तो अगर एक्यूमुलेशन जोन में ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है ना, और टाइटनेस है, तो फिर ये समझ लो कि वो मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। क्योंकि डिसीजन तभी लेना होता है ना कि जहाँ पे सेलर की एक्टिविटी नहीं है, या जहाँ पे सेलर काफी वीक हो गया है, वो प्राइस को पुश ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो जब सेलर वीक है तो जो वो ब्रेकआउट आएगा वहां पे उसके चांसेस हाई होते हैं मूव करने के। ठीक है, तो यहाँ ये कप एंड हैंडल, और बस एक ये वाला जो जोन था, तो वहां थोड़ी सप्लाई थी। 15 मिनट्स के चार्ट में और क्लैरिटी शो हो रही है, बट 15 मिनट्स के चार्ट ये होता है कि ऑप्शन में थोड़ा सा अ, बड़ा चार्ट हो जाता है। लेकिन क्लैरिटी यहाँ पे ज्यादा है, और क्लोजिंग से भी हम एनालाइज कर सकते हैं कि हर कैंडल की क्लोजिंग अगर देखोगे ना, तो क्लोजिंग अच्छी है हर कैंडल की। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स बनी है, सबकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट सही है। ये वाले यहाँ पे 2 कैंडल्स है, वो थोड़ी सी इनके रिलेटिव में थोड़ा वीक है, अदरवाइज बाकी सब कैंडल्स की क्लोजिंग ठीक है। अब उसके बाद इसको एग्जिट करेंगे नहीं करेंगे, तो उसका डिसीजन कैसे होगा। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर है ही नहीं, ये एकदम टाइटनेस है। उसके बाद ये कंटिन्यू हो गया, तो ये ऑलमोस्ट ये पूरा दिन ही इसमें बाइंग रही। हाँ, ये है कि यहाँ पे ये रेंज में आएगा ना, तो फिर थोड़ा सा हो सकता है कि ऑप्शन आपका ठीक है करे। अदरवाइज अगर किसी ने इसको फ्यूचर्स में लिया है या स्विंग में लिया है, तो क्योंकि अब स्विंग में भी एमटीएफ तो आ गए, तो स्विंग में भी लिया जा सकता है।
स्विंग में ये फायदा है कि वो एक बार प्राइस निकल गया तो मतलब आपके बाइंग प्राइस से अपसाइड चला गया तो आप उसको स्विंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये बेनिफिट रहता है स्विंग स्विंग के लिए। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क कम हो जाता है स्विंग में, मीन्स कि अ, जो नॉर्मल पोजीशन लेते हैं तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो यहाँ पे। लाइक लाइक सपोज ये 5% अप गया और हमने 2 lakhs के अराउंड इसको ले लिया, तो 5% कितना हो गया, 2 lakhs, फिर 10,000 बन गया इसमें। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि आप पोजीशन को रखोगे नहीं रखोगे, अगर वीकनेस लग रही है तो निकाल दो, अदरवाइज रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहीं वीकनेस थी नहीं, पूरे जितने भी कैंडल्स बने हैं वहां पे कोई भी वीकनेस नहीं है। तो मेन तो ये है ना कि प्रॉफिट बन जाए, कि रिस्क कम हो और आपका प्रॉफिट बन जाए। तो अगर 5-10,000 लेना तो एक ये तरीका भी है, थोड़ा सा कम रिस्क ही है। हाँ, लेकिन प्रॉफिट भी कम होगा बट रिस्क भी कम हो जाएगा, राइट। एक और चीज है कि अ, जैसे ये आरबीएल है, ये रिवर्सल ले रहा है, डाउन ट्रेंड में था, ये हमें शो ही हो रहा है, डाउन ट्रेंड में था, रिवर्सल ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये सीसीआई लगा रखा है, तो सीसीआई भी नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन की ओर मूव कर रहा है। जब ये फिर जब ये ब्रेकआउट दिया है तो ये अबव 100 गया है सीसीआई, यहाँ पे ये भी अबव 100 अपसाइड में मूव किया है, तो ये भी हमें ना बुलिशनेस शो कर रहा है। तो सीसीआई भी अपसाइड में गया है, उसके साथ मीन्स ये शो कर रहा है कि इसमें मोमेंटम भी है, जब ये ब्रेकआउट दे रहे हैं ना तो मोमेंटम भी है। फिर एक बेस तो ये बना, ठीक है, एक बेस ये बना है, और एक उसके बाद फिर ये एक बड़ा बेस भी है अपसाइड में, ये वाला बेस भी है। ठीक है, इसको भी इसने ब्रेक किया है, फिर यहाँ पे रेंज बनी है। तो फास्टेस्ट तरीका क्या होता है, मतलब अगर मॉर्निंग में आपको ट्रेड्स लेने हैं तो फास्टेस्ट यही है कि आपको ना थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, अ, कि जितने आप थोड़ा चार्ट्स देख सकते हो ना, तो डेली थोड़ा आपको ना चार्ट्स देखने हैं, और चार्ट देख के ना ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी है कि जब ये ब्रेकआउट हो रहा है और अगर ये अपसाइड मूव कर रहा है तो ये क्यों गया है, क्या रीजन था। और इसमें हम देखेंगे क्या, हमें देखना है, एक तो कैंडलस्टिक देखना है, और जब ये अगर बेस का ब्रेकआउट हो रहा है तो उस समय जब ये बेस फॉर्म हो रहा था तो वहां पे वॉलेटिलिटी देखनी है कि कितना है। अगर टाइटनेस है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, और जब कैंडल की क्लोजिंग अच्छी आ रही है तो भी वहां प्रोबेबिलिटी उस ट्रेड की हाई रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर नहीं है और बायर्स अपनी स्ट्रेंथ अच्छे से शो कर रहे हैं। साथ में मोमेंटम अगर आप लगाओगे, सीसीआई अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो वहां भी प्रोबेबिलिटी आपकी हाई रहेगी। ठीक है, इसमें सीसीआई का पीरियड 34 है, 20 नहीं है, वो चेंज कर लेना। ठीक है, तो पहला तो हो गया बेस, बेस कैसा बना है वो, कैंडलस्टिक कैसा वो ब्रेक कर रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है वो, यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा एज सच कोई रेंज बनी है, अगर अगर नहीं बनी है, बायर सेलर्स की कोई ज्यादा फाइट नहीं हुई है, तो वो स्मूथली अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर ही नहीं होगा तो वो आराम से वो अपसाइड पे निकल जाएगा। ठीक है, उसको एग्जिट करना है या नहीं करना वो डिपेंड करता है यहाँ की कंडीशन पे, कि अगर ये स्ट्रेंथ है तो जनरली वो स्ट्रेंथ मेंटेन ही रहती है। तो यहाँ पे भी ये टाइटनेस, उसके बाद अपसाइड। टाइटनेस ना इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे भी टाइटनेस थी, जब सेलिंग प्रेशर है ही नहीं, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो इसी वजह से ये बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिला। अदरवाइज जहाँ पे सेलिंग प्रेशर होगा ना वहां पे क्या होगा कि वहां पे इशू ज्यादा क्रिएट हो गए। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये हो गया।
अब इन सब चीजों में ना हमने स्टार्टिंग से ही ये देखा है कि हर जगह कोई ना बेस फॉर्मेशन हो रहा होता है। ये तो सब में कॉमन हो ही गया कि बेस फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो आपको तो बेस को देखना है कि बेस बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, जैसे बायोकॉन में भी था, तो बायोकॉन में भी ये डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड में गया है। जब ये डाउन ट्रेंड लास्ट वाला है ना, ये वाला लास्ट वाला जो, यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं है, ड्राइड अप वॉल्यूम है, मीन्स यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हो गए। तो अगर एक नजर उस पर भी मार लोगे ना फटाफट, तो वहां पता चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये पहले 5 मिनट्स के बाद ही ORB ब्रेकआउट बन जाए तो उसमें एंटर करना है। अगर कहीं सही सेटअप मिलेगा तो थोड़ा सा लेट भी मिल जाए वो भी बेटर है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे पहला कैंडल, ठीक है, यहाँ रेंज बना हुआ है, ब्रेक नहीं किया, बट इसने फिर ये शेक आउट करके फिर ब्रेक कर दिया। तो शेक आउट करके जब ये रीगेन कर रहा है तो ये वैसे ही एक बुलिशनेस शो कर देता है, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस। ये उसने शेक आउट किया बट यहाँ पे फिर बाइंग आ गई। तो जब ये बेस का ब्रेकआउट हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे फिर बाइंग बन गई। उसके बाद ये अप मूव आ गया, यहाँ पे अप मूव आ गया 2.5% का। तो हर जगह ना कहीं बेस बन रहा है। इंटरग्लोब में तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बना था, एक स्ट्रॉन्ग एक बड़ा बेस था। उसके बाद ये हाँ, दोबारा से यहाँ पे भी शेक आउट करके गए। ठीक है, शेक आउट करके ये अपसाइड में जा रहा है, मतलब वीक हैंड्स को बाहर निकाल के जा रहा है। तो पहले ही इसने वीक हैंड्स को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो उसके बाद ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बनी है, तो यहीं से ये बाइंग बन जाती है। तो उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग मूव आ गया, और इसमें भी देख लो हर एक कैंडल की क्लोजिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अभी ये टाइटनेस बना रहा है, तो अभी अगर इसमें बाइंग का चांस मिलेगा ना इंडिगो में, तो ये अभी और ऊपर जाएगा। यहाँ कुछ बेस वेस बना के फिर ये ऊपर भागेगा। ठीक है, तो इंडिगो जाएगा क्योंकि कैंडल्स अच्छी हैं यहाँ पे, वॉल्यूम अच्छा है। दोबारा ये पुल बैक कर रहा है तो टाइटनेस है, वॉल्यूम में ड्राइड। ठीक है, वॉल्यूम ड्राइड अप हो गया है। अब ये अच्छा सा कोई हम ब्रेक करता है तो फिर ये चला जाएगा अपसाइड में। और पैटर्न्स क्यों फेल होते हैं, देखो हमने क्या देखा था RBL में, वहां पे मूव करने की जगह थी, यहाँ मूव करने की जगह है, यहाँ पे है ही नहीं। ये पहले ही रेंज बनी हुई है, जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तभी तो मूव करेगा। इस रेंज के ऊपर गया, बट वहां जाके वो सस्टेन ही नहीं हो पाया, वापस आ गया। बट हाँ, इसमें क्योंकि मोमेंटम आया है हिंदुस्तान कॉपर में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आके ना फिर ये अपसाइड जाएगा। ठीक है, तो दोबारा ये इसने पुल बैक किया है, तो कहीं ना कहीं ये अ, अगर यहाँ पे आके रेंज बनाता है तो फिर ये दोबारा अपसाइड जाएगा। बट सेटअप वाइज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ये डाउन साइड में जाके ना इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन भी देखने को हमें शो हो रहा है। ठीक है, वैसे भी अगर इसको अगर इस चार्ट को कंपेयर करोगे तो बाइंग कहाँ पे बनेगी। एक तो ये पहला जोन है, इसने यहाँ पे ब्रेक किए। ठीक है, यहाँ पे ये पहला जोन ब्रेक किया है, और यहाँ तक का टारगेट हो सकता है जो इसने दे दिया था। जब ये पुल बैक किया तो यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन है, वॉलेटिलिटी RBL से कंपेयर करें थोड़ा ज्यादा है। रेड कैंडल हमें शो हो रही है, रेड वॉल्यूम। ठीक है, तो इतना इसमें मोमेंटम नहीं रहा जितना RBL में रहा था। तो यही रीजन है। बाकी हाँ, यहाँ पे सच इस जोन में
कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब ये यहाँ से इसने स्ट्रांगली ब्रेक किया तो अपसाइड यहाँ तक का टारगेट तो इजिली इसने दे दिया। ठीक है, बेस यहाँ पे भी बना था और बेस के साथ ये डब्ल्यू पैटर्न भी शो हो रहा है। तो जब तक आप ना चार्ट पे वर्क नहीं करोगे आप पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, फास्ट एंट्रीज नहीं ले पाओगे, फास्ट तो फिर ट्रेड्स मिस हो जाएंगे। टाटा केमिकल्स, टाटा केमिकल्स सेम, टाटा केमिकल्स स्ट्रॉन्ग था, डब्ल्यू सेम शेकआउट, शेकआउट के बाद ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसके बाद मूव देखो 1 2 3 4 5 पूरी जगह ये स्ट्रेंथ बता रहा है। और इसकी स्ट्रेंथ आपको यहाँ से भी शो हो जाएगी कि इस एरिया में पूरा वॉल्यूम डेड है, यहाँ ट्राइड अप हो गया है, तो मतलब यहाँ पे सेलर बिल्कुल ही एग्जॉस्ट हो गए। तो किसी भी चीज को अपसाइड फास्ट ले जाना कब इजी होता है, जब सेलर पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जब सेलर ही नहीं है, ड्राइड अप वॉल्यूम हो गया, उसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग अपसाइड कैंडल और वो भी एक शेकआउट करने के बाद, तो ये प्रॉपर आपको कंफर्मेशन दे रही है। ठीक है, इसके इस बड़ी कैंडल के हाफ का स्टॉप लॉस और उसके बाद एंट्री, एंट्री के बाद देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग अपसाइड गया है। यहाँ पे भी बेस बना और ये डब्ल्यू पैटर्न बना। ये पैटर्न आपको देखना आना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड ब्रूअरीज सेम शेकआउट, शेकआउट के बाद फिर दोबारा रीगेन स्ट्रक्चर, एक छोटा सा ये बेस है, यहाँ पे छोटा सा डबल बॉटम, उसके बाद ये अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मूव। ठीक है, यहाँ इस जोन में पूरा वॉल्यूम ड्राइड अप है, ये पूरे जोन में जब टॉप में आ गया। ठीक है, कैंडल के रेंजेस बड़े हैं दिख रहे हैं बट वॉल्यूम इतना नहीं है, कहीं ना कहीं सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए। तो सेलर जहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग कहीं हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिलता है तो उसके चांसेस ज्यादा है अपसाइड जाने के। हाँ, बेस का ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर डबल बॉटम पैटर्न, कप एंड हैंडल, इस टाइप का कुछ पैटर्न होना चाहिए। और शेकआउट करके जा रहे हैं तो उसको आपको प्रायोरिटी देनी है, जैसे यहाँ पे शेकआउट किया है, यहाँ पे शेकआउट करके उस कैंडल को एंगल किया है, उसको आप प्रायोरिटी दोगे। यहाँ पे डबल बॉटम, डबल बॉटम के साथ शेकआउट हो रहा है तो फिर उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। यहाँ पे टाइटनेस ऑफ रेंज, एक बिगर रेंज, शेकआउट दिया उसके बाद दोबारा रीगेन, इसको आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। यहाँ पे भी शेकआउट उसके बाद रीगेन, इसको बेस, साथ में बेस भी है। ठीक है, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल स्ट्रॉन्ग पैटर्न, टाइटनेस, प्रॉपर एक्यूमुलेशन, बुलिशनेस, सीसीआई, स्ट्रॉन्ग कैंडल, कोई यहाँ पे एसेस कोई सप्लाई नहीं, स्ट्रॉन्ग अप मूव। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पहला कैंडल टाइट रेंज का ब्रेकआउट, ये वाला कैंडल, उसके बाद फिर इसका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, इसमें मूव करने के लिए जगह है क्योंकि ये अगर देखोगे ना डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ और यहाँ रेजिस्टेंस बना हुआ है इस जगह पे। तो ये रेंज जैसे ब्रेक होती है तो इतना टारगेट तो है, इतना टारगेट में तो कोई हमें रेजिस्टेंस शो ही नहीं हो रहा, यहाँ पे शो हो रहा है।
तो इसमें जहाँ पे हमारा टारगेट है थोड़ा दूर, वहां पे ओआरबी ज्यादा अच्छा रहता है, तो यहाँ पे ओआरबी अच्छा है। अभी इसने ना ये बेस का ब्रेकआउट दिया है, और बेस ऑन बेस पैटर्न बना रहा है, तो अभी इसमें दोबारा से बाइंग के चांस मिलेगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक बेस बना दिया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव, अभी ये बेस ऑन बेस पैटर्न बना के फिर अप मूव दे देगा। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, और एक और स्टॉक हो गया रडार में, कौन सा था? इंटरग्लोब। गेल, गेल में डब्ल्यू बना था। यहाँ पे गेल में डब्ल्यू बना था, ब्रेकआउट रिटेस्ट, छोटा सा मूव था। जनरली क्या होता है कि डब्ल्यू का ही जितना वो ब्रेक करके जाता है, तो उतना ही टारगेट अराउंड रहता है। तो ऑलरेडी इतना मूव आ गया था, उसके बाद फिर और साइड ऑलमोस्ट इतना ही मूव है। गेल, गेल में एक ना पैटर्न भी बना हुआ है, डब्ल्यू को बनानी चाहिए। गेल में ऐसा पैटर्न बना हुआ है, अगर दोबारा डाउन साइड यहाँ मिलता है ना इस जोन में, तो फिर दोबारा से अप साइड। बाकी तो नॉर्मल नॉर्मल चार्ट्स है। बाटा, बाटा ने ब्रेक किया, बट हमें सप्लाई यहाँ शो हो रही है, गया ही नहीं है, पूरा ये जोन हमें शो हो रहा है। इस वजह से हर ब्रेकआउट और या हर बेस ब्रेकआउट ना जरूरी नहीं है कि आपको कंफर्मेशन दे अपसाइड के लिए। ठीक है, तो बाटा में नहीं है, तो ये आपको ना देखना आना चाहिए, क्योंकि देखो ये इसी जगह तक इसका टारगेट क्या है, उसके बाद फिर रेंज में, हाँ इसको ये ब्रेकआउट करेगा ना, इसको ब्रेकआउट करता है, फिर रिटेस्ट करके जाता है, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगा बाटा में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो एक बाटा भी जैसे आपको मिलेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव देगा, और टारगेट भी इसका अच्छा आएगा। बाटा, भारत फोर्ज ब्रेकआउट दिया, रेंज बनाई है, इसमें इसमें मूव आ सकता है, बेस के बाद एक और बेस बना रहा है, तो भारत फोर्ज को भी रडार में रखना होगा। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में बेस ब्रेकआउट है, टाइट रेंज है, तो बेस था तो यहाँ पे भी टाइट रेंज थी, यहाँ पे थोड़ी सप्लाई थी, इस वजह से ये रुका। ठीक है, इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करेगा, तो फिर जाएगा, थोड़ा सा सप्लाई यहाँ पे भी है। MGL, MGL, IGL, गेल, ये तो हमारे पहले ही रडार में थे, बाकी इन्होंने दोबारा से मूव दिया।
ये वाला बेस का ब्रेकआउट, यहाँ पे ये एम पैटर्न बना, ये डाउन आ गया, चेंज ऑफ पोलैरिटी हुई दोबारा, उसके बाद इसने रिटेस्ट किया और एक अप मूव एमजीएल यहाँ तक का टारगेट था, दे दिया इसने टारगेट। आईजीएल, एमजीएल, गेल, ये गैस के स्टॉक्स सेम टाइम पे ही मूव करते हैं एकदम। यहाँ पे एक रेंज बनी है जिसका ब्रेक आया, रेंज के टाइम में थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपेंशन शो हो रहा है। यहाँ पे ये रेड वॉल्यूम का हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है इस जोन में। ठीक है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है। जो इसका ब्रेकआउट भी हुआ था वो, उसके बाद फिर ये इनसाइड बार बनी है, और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं हुआ था, और ये पूरा बेस बना हुआ है। ठीक है, तो अभी ये बेस इस टाइप से कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में है। अब अगर आईजीएल इसके ऊपर निकलता है ना, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बनेगी 407.35 के ऊपर। एक बहुत बड़ा बेस का ब्रेकआउट होगा ये, तो आईजीएल भी अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छे से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देगा ये। ठीक है, बाकी तो ये जो सेक्टर्स होते हैं वो रिपीट करते रहते हैं। अभी हम उस दिन सीमेंट को देख रहे थे, और एक फार्मा बुलिश था, उसके बाद स्टील, तो स्टील में मूवमेंट नहीं आया, सीमेंट में मूव नहीं आया, फार्मा में मूव नहीं आया, गैस वाले स्टॉक्स में पहले मूव था तो गैस वाले स्टॉक्स में मूव आ गया। एविएशन से रिलेटेड इंडिगो पैटर्न स्ट्रक्चर अच्छा था तो वहां पे मूव आ गया। और बाकी ये अलग है, अभी ये जो बैंक्स, आरबीआई, एचडीएफसी थोड़ा रिवर्सल ले रहा था तो इसमें भी एक मूव आया। बायोकॉन, हाँ बायोकॉन आपका हेल्थ से रिलेटेड हो गया, तो इसमें बेस का एक ब्रेकआउट हुआ, और हेल्थ केयर और फार्मा हमने देखा था, तो यहाँ पे एक मूव आया। बाकी सेक्टर्स इतना स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि हमने आईटी तो देखा ही था, आईटी वहां से रिवर्सल ले रहा था लास्ट टाइम, आईटी का चार्ट हमने देखा था। केमिकल एक न्यू एंट्रेंट था, चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग था, बस ये इसमें एंट्री लेने का अगर रीजन होता तो यही होता, क्योंकि केमिकल में अभी स्ट्रेंथ नहीं शो हुई थी। अल्कोहल सेक्टर और लिकर सेक्टर में थोड़ा सा स्ट्रेंथ पहले से ही बनी है, तो यूनाइटेड ब्रूअरीज में भी एक मूव आया, बट हाँ ये इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, चौकीनेस बहुत ज्यादा है इधर। अगर इससे मैं कंपेयर करूँ तो आरबीएल का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एज सच बहुत ज्यादा सप्लाई हमें शो नहीं हो रही थी इस जोन में, तो मूव करने के लिए अच्छा स्टॉक था, मूव आराम से करता है, और स्ट्रेंथ भी थी इसके ब्रेकआउट और सब जगह। ठीक है, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स डबल बॉटम, और इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग अपने, इसने क्या किया, ये डायरेक्ट किया, इसी वजह से ये अब रिटेस्ट के लिए आ गए, दोबारा जाएगा ये, यहाँ ये एक तरह से कोई कंटिन्यूशन पैटर्न बनाएगा फिर अपसाइड को मूव दे देगा। तो टाटा मोटर्स को रख सकते हो रडार में, टाटा मोटर्स को भी।
बाकी MGL IGL हो गया। नवीन फ्लोराइन क्यों वर्क नहीं किया, इसका क्या रीजन है? वर्क किया है, यहाँ सप्लाई होनी है, यहीं तक का टारगेट था। और इसकी एंट्री यहाँ पे ही होती, ब्रेक होती। क्यों? क्योंकि पहली एंट्री जस्ट इसके नीचे ब्रेक हुई, उसके बाद उसको ब्रेक किया है इसने, और स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सेटअप वाइज देखे तो A+ सेटअप नहीं होगा, ये A सेटअप है, W पैटर्न बना हुआ है। इस जोन में थोड़ा सा हमें वॉल्यूम ड्राइनेस दिखी, और कैंडल के रेंज नैरो, और उसके बाद ये अप साइड। तो अप साइड ये सप्लाई जोन तक तो अपना आराम से चला गया। तो कुछ कुछ चीजें ना हम इसमें ना मैच वो देख रहे हैं सब में कॉमन। क्या क्या चीजें देख रहे हैं हम देख रहे हैं, आ, आ, एक तो बेस। अब बेस में भी ना उसकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी कैसी है उस बेस की। तो बेस तो सब में कॉमन ही है, डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी कैसी है, मतलब वो टाइट रेंज में है और वहाँ पे वॉल्यूम ड्राइनेस है, या किस टाइप से बन के आया है। अगर वो नैरो रेंज कैंडल्स है, वॉल्यूम ड्राइनेस है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उसको ब्रेक करती है, तो मतलब वो बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस है। वहां पे सेलर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो वहां पे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो बेस की क्वालिटी मैटर करती है। फिर बेस में भी ना दो पैटर्न्स हो जाते हैं, एक तो या तो कप एंड हैंडल बन जाएगा, या अगर डबल बॉटम बन रहा है, तो ये एक कॉमन चीज है कि जो भी कहीं बुलिश पैटर्न बनेगा तो डबल बॉटम बन रहा है वहां पे, या फिर हमने कोई कप एंड हैंडल, या फिर मार्क मिनरविंग का VCP स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें बनती हैं, या फिर VCP। ओके, थर्ड पॉइंट हमने ये देखा है कि बेस की क्वालिटी हो गई। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर शेक आउट करके जा रहे हैं तो शेक आउट इम्पोर्टेंट होता है। शेक आउट को आप इनके साथ, अगर वो शेक आउट भी मैच होता है तो शेक आउट को आप A+ में रखोगे। शेक आउट के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल उसको एंगल कर ले, तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे हर जगह क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अगर कोई चीज मैटर करती है, तो वो है कि अगर वहाँ बायर सेलर के बीच में कोई फाइट है, बीच में ही कोई सप्लाई जोन हमें शो हो रहा है, बायर सेलर फाइट। ठीक है, या फिर वहां पे एकदम स्ट्रेट हम निकल सकते हैं, प्राइस अगर मूव करेगा तो इजीली निकल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि प्राइस कहाँ तक अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सप्लाई जोन तक ही जाएगा, या अगर जाता है तो एक बार सप्लाई जोन के पास जरूर आएगा। अगर उसे ब्रेक कर देता है तो सप्लाई जोन इसलिए मैटर करता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं, कॉमन कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। तो यही
फॉर्मेशंस हम देख रहे हैं कि सब में यही बन रहा है। फिर ब्रेकआउट के बाद क्या होता है? ब्रेकआउट के बाद या तो ब्रेकआउट, तो उसमें फिर या तो रेंज बने या फिर वो रिटेस्ट करके जाए। रिटेस्ट मेनली। और इसके अलावा क्या हो सकता है? स्टॉप लॉस को आपने ध्यान देना है, कहाँ पे क्या स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है। मीन्स रिस्क आपको देखना है। स्टॉक आपके हाथ से निकल गया, उसे छोड़ दो, जोर से पीछे मत भागो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसके साथ आप मोमेंटम भी देख सकते हो। मोमेंटम, सीसीआई मोमेंटम। फिर उसके बाद अगर हम देख सकते हैं, तो अब ये अगर कुछ चीजें हमें मैच हो जाए और वो उसके साथ हमें ये सब अगर हमें सेक्टर में मिल जाए, तो सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले गैस सेक्टर में मूव था, फिर आया, तो वहां पे कलेक्टिवली बाइंग देखने को मिली। सेम ऐसे हमने फार्मा में देखा था, फिर स्टील के स्टॉक्स में देखा, और भी काफी स्टॉक्स में हमने ये देखा था। ठीक है, अब अब आते हैं एग्जिट कंडीशंस पर। तो एग्जिट कंडीशंस के लिए हमारे पास क्या है? ट्रेल के लिए मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में भी क्या ले रहे हैं हम? 5-10 मूविंग एवरेज, 5 और 10 ईएमए। इसमें भी आपको क्या है, जब स्टॉक मूव कर रहा है तो उसकी क्वालिटी मैटर करती है कैंडल्स की। ठीक है, कैंडल साइज, उसकी क्लोजिंग, क्लोजिंग साइज, वो सब मैटर करता है। ठीक है, अगर कैंडल्स सही बन रही है तो वो अपना टारगेट अचीव करती हैं 100%। ठीक है, इतनी सारी चीजें अगर आप आराम से देखोगे, तो आपको डेली कुछ ना कुछ मिलेगा। और हाँ, थोड़ा सा आपको, जैसे अगर आपका कोई भी टारगेट है, सपोज वीक में अ, आपका टारगेट है कि मेरे को वीक में अभी इनिशियली 10-20 के चाहिए। तो अगर आपको इजी 2 बार स्टॉक्स में 5-5 के मिल जाता है, तो स्टॉक्स में अराउंड आपका कितना हो गया? स्टॉक्स में हो गया 10 के इजिली। सेम ऐसे ही आपको अगर कमोडिटीज में मिल जाते हैं 2 वीक में सेटअप, तो कमोडिटीज में भी आपका 10 के हो गया। कमोडिटीज में मिलते ही हैं, ऑलमोस्ट 2 बार से ज्यादा ही मिलते हैं। तो इस टाइप से आप मूव कर सकते हो। स्टॉक हो गया, कमोडिटीज हो गया, तो 20 के आपको मिलेगा मिलेगा। ये थोड़ा इजी वाला है। ज्यादा भी मिल सकता है, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है और आपकी लर्निंग्स के ऊपर है और दूसरी चीजों के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज है कि वॉल्यूम थोड़ा सा हमें देख लेना है। जब ये ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो वहाँ पे वॉल्यूम एक्सपेंशन हो, तो थोड़ा सा अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन है, मूविंग एवरेज से अप है रिलेटिवली है, तो फिर वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आपको देखनी है। ये सारी अगर आप फटाफट चार्ट स्क्रॉल करोगे ना, जब आपका माइंड में एक मसल मेमोरी बिल्ड हो रखी है और आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप फटाफट देख पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको देखना है। और
कोशिश करनी है कि ए प्लस जहां सेटअप मिले वहां पे एंट्री लेनी। माइंड में स्टॉप लॉस क्लियर होना चाहिए एंड एग्जिट कंडीशन एकदम क्लियरिटी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जिट कंडीशन में क्या क्या चीज आप ध्यान रख सकते हैं। देखो एग्जिट कंडीशन में अभी हमने इसमें हम स्टॉक्स में सीसीआई यूज कर रहे हैं, तो अगर आपके पास आप कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर अगर यूज करते हो, लाइक आरएसआई यूज करते हो, मैकडी यूज करते हो, या फिर सीसीआई यूज करते हो, ये सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं, मोमेंटम शो करते हैं स्टॉक में। तो ये हमें डाइवर्जेंस भी शो करते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस कैसे? अब यहाँ पे आप हिंदुस्तान कॉपर देखो, हिंदुस्तान कॉपर गया अपसाइड जा रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे देखो ये यहाँ पे पीक पे है कैंडल्स, और सीसीआई को देखो, इसने सीसीआई ने हाई बनाया, उसके बाद जैसे ये अपसाइड जा रहा है तो ये डाउन क्यों जा रहा है? ये हमें मोमेंटम क्यों डाउन शो कर रहा है? तो समझ जाओ कहीं ना कहीं वीकनेस है, पहले ही एग्जिट क्राइटेरिया पे एग्जिट कर दो। ठीक है, डाइवर्जेंस शो कर रहा है ये, और ये देखो वो फेल हो गया, ब्रेकआउट करके वो सस्टेन ही नहीं कर पाया, वापस डाउन आ गया। ठीक है, तो आप कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई, सीसीआई, मैग्नेटिक, इनमें से कुछ भी जो आप यूज करते हो, अभी मैं क्या सीसीआई यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर आरएसआई है, और सीसीआई हम इसलिए यूज कर रहे हैं, सीसीआई का हमारा स्कैनर बैट वगैरह सब बना हुआ है, तो इसलिए सीसीआई में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी ना एग्जिट कंडीशन आपकी मिल जाएगी। बायोकॉन देखो, बायोकॉन अपसाइड गया, ये पीक गया सीसीआई का, उसके बाद ये अप जा रहा है, ये डाउन क्यों जा रहा है? डाइवर्जेंस शो कर रहा है, एग्जिट हो जाओ। साथ में ये जोन भी है। ठीक है, तो एग्जिट कर लो। वैसे भी स्टॉक में पता चल जाता है, 4%, 3-4% इतने ही ज्यादा स्टॉक्स मूव करते हैं। जो 7-8% जाते हैं, 10% जाते हैं, वो अलग सेटअप होते हैं और अलग स्ट्रक्चर बना होता है, तभी वो इतना मूव करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली अगर देखें तो इतना ही मूव करता है स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूवमेंट है, इसमें तो प्रॉफिट इतना आपका आ जाएगा कि एक पहली रेड कैंडल जब ये इसको एंगल्फ कर दिया तभी एग्जिट हो गया, इतना इसमें वेट ही नहीं करना। और ये भी देखो ना, यहाँ पे ये इसने पीक बनाया सीसीआई ने, अब ये अपसाइड की कैंडल तो दे रहा है बट सीसीआई डाउन जा रहा है, मतलब मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है जैसे ये अपसाइड जा रहा है, तो पहले ही रेड कैंडल पे एग्जिट हो जाओ। टाटा केमिकल्स सेम, यहाँ पे ये टॉप पे गया, सीसीआई अपसाइड, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ये नेगेटिव पैटर्न बन गया, ये पहला इनसाइड बार और इसको ब्रेक कर दिया इसने। वैसे भी जो बिग कैंडल होता है उसके हाफ के जस्ट जैसे ही जाता है वो वैसे ही हम एग्जिट हो जाते हैं, इतना वेट ही नहीं करना है, इतना वेट हम कर रहे हैं। और ये स्टॉक एक्सटेंडेड भी था अपने मूविंग एवरेज से। ठीक है, ये सारी स्टडी लगेगी उसमें, मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड था। यूनाइटेड ब्रूअरीज ए प्लस सेटअप नहीं है, ये ए सेटअप है, या बी प्लस बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे चॉपीनेस ज्यादा है, बट ये यहाँ से इसका जो
जो एंट्री और बेस ब्रेकआउट है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी ये हमें साफ शो हो रहा है कि यहाँ पे इसकी डिमांड और इसकी स्ट्रेंथ हमें शो हो रही है। ज्यादा वॉल्यूम एक्सपेंशन नहीं है और थोड़ा सा यहाँ पे भी चॉपीनेस रही है, मतलब रेड साइड में भी वॉल्यूम एक्टिविटी हमें दिख रही है। हाँ, ठीक है। तो बस इसको अगर कोई एंट्री करता है, अगर क्योंकि इसकी एंट्री स्ट्रॉन्ग है, डाउन साइड गया फिर उसको इसने शेकआउट के बाद ब्रेक कर दिया, तो यही एंट्री का पॉइंट इसका स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज इतना स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं था। तो एंट्री अच्छी हुई, मतलब बायर्स की डिमांड शो कर रहा है, उस साथ में फिर ये अपसाइड गया, एक पीक यहाँ बनाया, डाइवर्जेंस शो कर रहा है, स्टॉक अपसाइड जा रहा है, ऑसी से अपसाइड नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्ट कंडीशन हो जाती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेस और बेस के ऊपर बेस, इसको रडार में रख लेना, फिर मूव आएगा इसमें। ओके, डाउन कैसे आया, पीक यहाँ पे बना, ये गैप अप कैंडल है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये गैप अप कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, तो जब मूवमेंट में आगे गैप आता है उसको एग्जॉशन गैप कहते हैं। मूविंग एवरेज से एक्सटेंडेड है, उसके बाद ये जैसे ही रेड कैंडल बनता है और इसको इसके हाफ को एंगल्फ कर देता है, तो आप वहां से एग्जिट कर लो। ठीक है, या जैसे ही इसके लो ब्रेक होता है तो वहां पे आप एग्जिट कर दो। तो सीसीआई भी हमें ना एग्जिट कंडीशन में मदद कर देता है, डाइवर्जेंस शो करके, या फिर हमें कैंडलस्टिक्स बता देती है। गेल गेल एक चैनल में है गेल। अब यहाँ पे भी एक डबल बॉटम वाला पैटर्न था, डबल बॉटम बना और सेट को मूव। तो जो जो भी मैंने आपको पैटर्न बताए थे वही पैटर्न्स आपको शो हो रहे हैं सारे। भारत फोर्ज अभी मूव आना है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, थोड़ा वॉल्यूम एक्सपेंशन शो हो रहा है जब ये पुल बैक कर रहा है, तो वॉल्यूम ड्राइनेस नहीं है। तो स्टॉक्स काफी सारे हैं और आपको उतनी ही नंबर ऑफ चॉइस है। तो बस अगर हम ए प्लस या ए कैटेगरी के स्टॉक्स को ही ट्रेड करें तो भी आप अपना टारगेट इजीली मैच कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग में 10 के टारगेट रखो तो आप इजीली उसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, 10 के यहाँ से 10 के कमोडिटीज, 20 के। आप पारस बताओ। मनु ब्रो, एक ना मतलब मैं जो इशू फेस करता हूँ क्या होता है कि जैसे एक रात पहले मैंने आप शुरू किया है कि मैं ट्राई करता हूँ स्टॉक्स ढूंढने के, बट जो मैं ढूंढता हूँ वो हम्म, नहीं चलते हैं, फिर मेरे को सुबह फ्रेश से दोबारा से ढूंढने पड़ते हैं वो स्टॉक्स, कि कौन से में सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसकी ना फिर तुम्हें लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए बताता हूँ, तो या तो सीसीआई के स्कैनर को यूज कर सकते हो। तो सीसीआई का स्कैनर हमें, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो भी डेली अबव 100 वाला जो भी है, तो जो भी बुलिशनेस हमें शो कर रहा है वो आप देख सकते हो। उसमें फिर उसको ना रडार में रख सकते हो। अब जैसे इसी में ही सेम मनु ब्रो, हमें जैसे एफएमसीजी दिख रहा था, तो
नहीं, ये कई बार क्या होता है कि ये ना एक पोटेंशियल लिस्ट दे देता है, और ये लिस्ट हमें मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे इंडिगो शो हो रहा है, हम्म। ठीक है, तो क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट्स शो हो रहा है। इस लिस्ट का बेनिफिट क्या होगा कि जब ये लिस्ट तुम्हारे पास रहेगी ना, तो तुम्हें आगे पता रहेगा कि किसमें क्या मूवमेंट आ सकता है। ग्रैन्यूल्स शो हो रहा है इसमें, हिंद पेट्रो शो हो रहा है, ठीक है, तो ये वहां पे हेल्प करेगा। जैसे सपोज हिंद पेट्रो है अगर, तो अब ये देखो इसका डेली चार्ट ये बना हुआ था, तो यहां से ना ये पहले सीसीआई से अपसाइड गया था। मतलब ये पहले से ही ना, अगर तुम इसको ट्रैक करते तो ये इधर भी ये सीसीआई जब ये 100 से अपसाइड में था, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पहले ये बुलिश था, ठीक है। और इसको अगर मैं वीकली में देखूं, तो वीकली में अभी ये बुलिश नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये वीकली में बुलिश है, अगर बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है, तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। फिर उसके बाद ये शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर पुल बैक कर रहा है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में अगर बुलिश है ना, तो फिर उसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। तो उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट हम कर सकते हैं, लाइक जैसे मैं इसमें देखता हूँ कोई मेरे को बुलिश अगर कुछ मिलता है तो। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को बुलिशनेस शो हो रही है, बट अभी ना वीकली में मुझे बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं मिल रहे हैं। जो अगर वीकली में बुलिश है ना, वो फिर अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखो तो वहां पे हम उसको चेक कर सकते हैं। फिर अगर वीकली में नहीं है तो वो डेली में बुलिश होना चाहिए, तो डेली वाले सीसीआई को देख लेंगे। तो अगर डेली में कहीं कोई बुलिश दिख रहा है तो वो फिर हम देख सकते हैं। इंटर ग्लोब है डेली में बुलिश। यूनाइटेड ब्रूअरीज था। तो ये स्टॉक जो डेली में बुलिश होंगे ना, वो रडार में आ जाएंगे। फिर होता क्या है कि अगर स्टॉक डेली में बुलिश है, मतलब सीसीआई से ऊपर है, तो कई बार शॉर्टर टाइम फ्रेम में वो उनके पुल बैक्स वगैरह आते हैं, तो उसी पुल बैक को अगर ट्रेड कोई करे, ठीक है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। फिर ज्यादातर ना ये सब में ना रिवर्सल वाले पैटर्न्स बने हुए हैं। मीन्स यहाँ पे जो सीसीआई रिवर्सल वाला सेटअप है ना, वो वर्क करेगा। तो ये रिवर्सल वाले सेटअप्स बने हैं सब जगह। आरबीएल में भी रिवर्सल वाला सेटअप है, ठीक है। और ये इसी सेम जोन से मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ से सीसीआई भी हमें कंफर्म कर रहा है कि डाउन से अपसाइड मूव कर रहा है। तो तीन तरह के ही तो स्टॉक्स होते हैं। क्या क्या हमें मिल सकता है? या तो हमें रिवर्सल मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हो रहा हो किसी स्टॉक में, या फिर पुल बैक मिल सकता है, पुल बैक हो रहा हो, या ब्रेकआउट मिल सकता है। ये तीन स्टॉक मिल सकते हैं। इसमें भी अगर रिवर्सल है, तो रिवर्सल की कंडीशन सीसीआई से हम ट्रैक कर सकते हैं। मतलब सीसीआई के जो रिवर्सल उसमें आ रहा है, रिवर्सल लिस्ट में, उसे उसको हम सीसीआई से ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है वो उस दिन ना आए, लेकिन एक दो दिन पहले वो रिवर्सल आपको शो करे, बट उस दिन वो मूव ना हो, तो उसको एक जो हम वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। सीसीआई हमें रिवर्सल वाले पैटर्न वाले स्टॉक्स भी दे सकते हैं, सेम सीसीआई ब्रेकआउट वाले भी दे सकते हैं। तो हो सकता है उस दिन ना आए, बट उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो जब भी आएगा तो हमें पता होगा कि इसमें ब्रेकआउट आना है या रिवर्सल आना है।
और रिवर्सल और ब्रेकआउट्स के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आरबीएल में अगर यहाँ ये सीसीआई मेरे को शो करते कि ये रिवर्सल में स्टॉक आ रहा है, और वो सेम हमें उस जोन में मिलता है जहाँ पहले भी बाइंग आई थी स्टॉक, तो इसी जोन से ये 3 वाइट सोल्जर्स बने थे स्टॉक, तो इसको तो अपसाइड जाना ही था। ठीक है, एज सच कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, इनसाइड बार बनी। एक और चीज है, अगर रिवर्सल देख रहे हैं ना, क्योंकि रिवर्सल में अ, ये वाले पॉइंट्स हो गए, साथ में ना आप बुलिश हरामी वाले पैटर्न्स को ढूंढ सकते हो जो डेली में बने हो। बुलिश हरामी पैटर्न अगर कहीं बना हो ना, ये भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है, जैसे इस केस में बना है आरबीएल, तो बुलिश हरामी पैटर्न ये स्कैनर स्टॉक एज में मिल जाएगा जो कैंडल स्टिक वाला है, बुलिश हरामी पैटर्न भी ढूंढ सकते हो। तो कुछ ही चीजें होती हैं कि वहां पे क्यों, कहाँ पे क्यों सेटअप बन रहा है, तो ये सब रीजन होते हैं। ये भी एक तरह से बुलिश हरामी पैटर्न है, बट ये अ, एक शेप डाउन रिवर्सल है। मतलब यहाँ पे ये डाउन साइड में थी, फिर ये गैप अप हुआ और इसको एंगल कर दिया स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल वाली कैंडल है। यहाँ से ये सीसीआई भी रिवर्सल ले रहे हैं, सेम जोन से यहीं से बाइंग आई थी, तो बाइंग एरिया मैटर करता है। ये वाला तो स्टॉक आराम से रडार में आता, वो अगर नहीं भी आते बायोकॉन वगैरह तो इंटरग्लोब इजिली आता। अच्छा पैटर्न बना हुआ है, पूरा ए प्लस सेटअप ही लग रहा है, क्योंकि अपसाइड मूव कंटिन्यूशन पैटर्न है। ठीक है, कंटिन्यूशन पैटर्न, और इधर ये एक सीसीआई से अपसाइड में गया था कहीं, इधर नहीं गया, नहीं गया ये 100 सुपर, नहीं गया 103। तो सीसीआई में ये आएगा, तो बस उसको लेकर ट्रैक करना है कि कब हमारा सेटअप बने। तो जब डेली में बुलिश है तो, और यहाँ टाइटनेस दिखा रहा है, तो फिर वो एक अच्छा सेटअप बनता है। फिर क्या है कि अगर जैसे हम कोई स्टॉक है ना, उसको लाइक जैसे ये यहाँ पे आया रेडार में, या ये यहाँ से रिवर्सल सेटअप में आया, ठीक है, तो ये अगर आप इसको देख रहे हो ना, ट्रैक कर रहे हो कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव है, और फिर ये टाइटनेस, और उसके बाद आप move। तो टाइटनेस वाले केस में भी ना ये गैप डाउन रिवर्सल हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग काफी स्ट्रेंथ दिखाता है ये। तो ऐसे केसेस में भी अगर मूव आता है तो वो अ, एक स्ट्रेंथ के साथ अपसाइड चला जाता है। इसमें अभी भी एक पैटर्न बना हुआ था अपसाइड के लिए, तो यहाँ तक का मूव दे सकता है, पुल बैक करेगा और फिर अपसाइड करना। अच्छा, अगर स्टॉक्स नहीं, सॉरी, हाँ, स्टॉक्स नहीं मिलते ना, तो देखो कहीं ना एक सेक्टर जरूर मिलेगा, वहां पे स्टॉक जरूर मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट वीक गैस वाले सेक्टर्स में मूव था, तो हुआ क्या कि आईजीएल, एमजीएल और गेल, फिर दोबारा से इनमें मूव आया। तो अब आपका काम क्या है कि जहां पे भी मूव अगर कुछ आपको मिल रहा है ना, वहां पे ले लो पहले, तो उसके बाद फिर बात का देखना है
तो अगर कोई भी मूव कहीं पे भी कैप्चर हो रहा है, लाइक इतना ये सब नहीं पकड़ा, तो सिर्फ इतना अगर हमें पता है कि जो गैस वाले सेक्टर के स्टॉक्स थे वो बुलिश थे, और उस दिन वहां पे उसमें मूव आ गया। अब उस दिन सपोज स्टील सीमेंट इसमें मूव नहीं आया, बट गैस भी कहीं ना कहीं बुलिश था, अब वो उस दिन वहां पे आ गया, तो उसमें फिर ट्रेड कर लेना है। ठीक है, तो कोई ना कोई एक दो तो कुछ ना कुछ स्टॉक्स या तो पैटर्न वाइज मिल जाएंगे, या फिर अगर सर्च करो वहां पे मिल जाएंगे, वहां नहीं मिलते तो अर्ली मॉर्निंग में भी मिल जाएंगे। लाइक जैसे ये केस अगर देखें तो, जैसे ये वाला केस है, मीन्स शेकआउट, शेकआउट के बाद जो ब्रेकआउट होता है वो वाले पैटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक दो स्टॉक्स को ही मॉनिटर आप कर सकते हो या उसको ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि फिर एंट्री लेने के बाद इसको ट्रैक भी तो करना है, ये सब भी तो चीजें देखनी पड़ेंगी। तीन चार स्टॉक्स को तो देखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, अगर मैनेज कर सकते हो तो कोई इशू नहीं है, दो तीन स्क्रीन है तो उसमें हो जाता है मैनेज, बट अदरवाइज थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो एक दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे अगर ये सब चीजों का ध्यान रखो तो। बाकी फिर एग्जिट का ध्यान रखो। ये थोड़ा न्यू पैटर्न वाला स्टॉक है, तो देखो यहाँ पे हर चीज फिर हमें मिल रही है। रेडार वाले में आईजीएल एमजीएल वगैरह मिल रहे हैं, नॉन रेडार में स्ट्रॉन्ग कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, एक तो आरबीएल मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ड्राइड अप वॉल्यूम है। ठीक है, साथ में इंडिगो भी मिल रहा है, इंडिगो तो पहले भी रडार में आ जाएगा और इसका पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों ही साइड आपको मिल रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो डेली की प्रैक्टिस चाहिए इसमें। डेली आपको पता होना चाहिए कौन से स्टॉक अप मूव में रहे, क्या उसमें स्टडी करोगे ना डेली, क्या बना है, क्या फॉर्मेशन हुआ है, तो फिर उतना ही वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर ये अप मूव गया तो यहाँ पे ये क्यों रुका, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ये ऐसा मूव आया तो ये यहाँ पे जाके ही क्यों फॉल हुआ, और इसमें से एग्जिट कंडीशन हमारी क्या बनती, एंट्री कैसे कैसे ले सकते थे, इसमें एंट्री कैसे ले सकते थे। तो इसमें तो खैर सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर कोई डेली चार्ट में अभी तक जो अप मूव हम देख रहे थे, तो उसमें ये यूनाइटेड ब्रूअरीज था। तो अल्कोहल हाँ स्ट्रांग चल रहा था अभी। तो ये सब आइडिया आपको होना चाहिए, पैटर्न क्या स्ट्रेंथ चल रही है, क्या नहीं चल रही। और कहीं ना वो रिपीट होता ही होता है, वो सेक्टर रिपीट होगा ही। थोड़ा इसको और डीप में प्रिपेयर करना है तो आपके पास सारे सबको अलग कर दो, अलग एफ, एक एक तो निफ्टी एफएनओ का पूरा लिस्ट होना चाहिए, दूसरा फिर अलग पार्ट होना चाहिए कुछ कुछ छोटे, कि कहाँ कहाँ कौन से सेक्टर्स के स्टॉक्स में मूव आ रहा है। या फिर आपको सेक्टर को पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई करो, फिर उसमें देखो, अगर ग्रुप में मूव है तो वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो जहां पे आपके मैचिंग ज्यादा हो जाए ना, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स जो क्राइटेरिया के ज्यादा मैच हो जाए। अब क्यों क्या होता है कि ये सब हमें ना डिसीजन मेकिंग काफी फास्ट टाइम में लेना पड़ता है। तो वो फास्ट टाइम में आप तभी ले सकते हो जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुसा हो। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो एकदम, तभी आप ले सकते हो, अदरवाइज तो आप उसमें सोचते ही रह जाओगे, वो नहीं ले पाओगे। तो उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस तो जितना चार्ट्स करोगे स्टडी, उतना बेटर है। जितना चार्ट्स करोगे और सही सही लर्निंग के साथ प्रैक्टिस करोगे तो उतना बेटर है, उतना मसल मेमोरी बिल्ड होगी। मसल मेमोरी बिल्ड होगी, चार्ट्स को आप फटाफट देख पाओगे, अपनी स्पीड को आप बढ़ा सकते हो।
क्योंकि इजी वो होता ही है 5-10 के उठे मॉर्निंग में, चार्ट वार्ट देखे, अपना 5-10 हजार बनाए, एग्जिट हो गए। अब हर दूसरे तीसरे दिन 5-10 हजार मिल जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। साथ में ना, इसके साथ में आपको निफ्टी थोड़ा सा देखना आना चाहिए कि निफ्टी क्या कर रहा है। अगर या फिर एडवांस डिक्लाइन देख लो, तो निफ्टी में जिस दिन स्ट्रेंथ है तो उस दिन तो अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है अपसाइड की। ठीक है, तो निफ्टी क्या कर रहा है, ज्यादा वीकनेस है, सेलिंग है, तो फिर उसी टाइप के हमें सेटअप्स देखने हैं। ठीक है, तो एक स्टॉक में यही सब चीजें होती हैं। उसके बाद एग्जिट क्राइटेरिया होता है, तो एग्जिट में और भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अभी मैंने सीसीआई का बताया आपको, या कोई भी आप एक मोमेंटम इंडिकेटर को यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आप इजिली आप कोई ना कोई स्टॉक आपको मिलता ही रहेगा। फिर कुछ स्टॉक्स होते हैं कि हम उसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं, वो अलग टाइप के सेटअप्स होते हैं। तो नंबर ऑफ वेज हैं किसी चीज को ना करने के, बट हाँ, प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, प्राइस एक्शन, ये सब में कॉमन है। अब जैसे ये चॉपीनेस वाला, ये अगर ये स्टॉक मिलता है तो मैं तो इसको अवॉइड कर दूंगा, यहाँ चॉपीनेस बहुत है। मुझे इसमें चॉइस मिलेगी, और मुझे ऐसे कोई ऐसा स्टॉक मिलेगा टाइट रेंज वाला, मैं ये टाइट रेंज वाला लूंगा। चॉपीनेस वाला मैं स्टॉक में एंट्री भी नहीं करूंगा यहाँ पे, इतना ज्यादा ये चॉपीनेस हो रखी है। क्योंकि ये इनमें मूव्स जनरली कम ही आते हैं। तो ना दोनों से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। मीन्स अगर प्रिपरेशन वाली भी है तो अच्छा है, प्रिपरेशन वाला मिल गया तो भी अच्छा है। फास्ट वाला कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए, एग्जिट कंडीशन क्या बनती है वो भी पता होना चाहिए, कहाँ तक जाएगा वो आइडिया होना चाहिए। स्टॉक में चॉपीनेस है वो दिख रहा है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जितना आपके चार्ट्स में कंडीशन मैट होंगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप ए प्लस स्टॉक्स को ट्रेड करो, जहाँ पे ए प्लस सेटअप्स बने हुए हैं, और अननेसेसरी सेटअप से आप बच सकते हो। प्रोफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ये 10,000 फिर 50,000 हो जाएंगे। प्रोफिशिएंसी के ऊपर है फिर, और प्रैक्टिस और लर्निंग्स के ऊपर है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता फिर 50,000 होने में, क्योंकि लॉट साइज आप बढ़ा सकते हो ना फिर, अगर आपको जब वो उसमें एक बार प्रोफिशिएंसी बिल्ड हो गई और आपकी उस वो आप लर्निंग्स के साथ वो अप्लाई करके कर रहे हो, और आपके सारी कंडीशंस क्लैरिटी के साथ है, एंट्री एग्जिट निफ्टी कहाँ क्या कर रहा है, किस में कैसे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो किस टाइप के हो रहे हैं, कैंडल्स कैसी हैं, वॉल्यूम्स, तो उसको फिर आप इंक्रीज भी कर सकते हो। मीन्स मैं वही कह रहा हूँ कि 10 से 20,000, फिर 20 से 50,000 जाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, मे बी 6 मंथ्स लग जाएंगे। तो फिर जहाँ 10-20 आते हैं वीक में तो फिर 50 भी आ जाएंगे। अ, हाँ, स्टडी करके अगर करते हो तो वो भी एक, उसमें तो है ही है पॉइंट कि स्टडी के साथ अगर जा रहे हो वहां पे तो है कि चांसेस हाई होते हैं विनिंग के। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक नहीं है।
तो फिर रैप अप करें। एक बार मनोज सेक्टर वाला देख सकते हैं क्या? अभी कौन सा चल रहा है? सेक्टर तो हमारे 3-4 थे ना। एक तो सीमेंट चल रहा था, स्टील था, फार्मा था। तो यही घूम फिर के आ जाएंगे कहीं ना कहीं। और ये नहीं आएंगे तो अगर कल कोई नया सेक्टर आता है तो उसमें होगा क्या, वो सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स ना ब्रेकआउट वगैरह दे रहे होंगे। तो उन स्टॉक्स में कहीं ना कहीं एक बाइंग का चांस मिल जाएगा किसी ना किसी में। तो इस टाइप से भी होता है। बाकी यहाँ पे ये बैंक वाला थोड़ा स्ट्रांग दिखा, जैसे आरबीएल बैंक ने रिवर्सल लिया ना। तो ये जो बैंक्स वगैरह वाले जो स्टॉक्स हो सकते हैं, और हेल्थ केयर, बायोकॉन, इंटर ग्लोब अलग है, हिंदुस्तान कॉपर, ये मेटल से बिलोंग करते हैं। अल्कोहल चल रहा था, यूनाइटेड ब्रूअरीज। मूवमेंट ज्यादा नहीं रहते। एक तो ये क्रूड वाला पार्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ना बेस का ब्रेकआउट हुआ है। तो बेस का ब्रेकआउट और ये बेस ऑन बेस, मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। अम, हाँ अच्छा। मैं वो ना सेक्टर अब उससे नहीं देखता हूँ, मतलब देखता हूँ कभी कभी, टैली कर लेता हूँ स्टॉक एज की वो जो ब्रेड सेक्टर ब्रेड। क्या होता है कि डेली डेली ट्रेड करते हैं ना, तो वैसे ही एक आइडिया हो जाता है। लाइक जैसे आईटी सेक्टर था, तो वो ब्रेड तो ऊपर अपसाइड दिखा रहा था। बट वो आईटी, जब निफ्टी आईटी का चार्ट आप देखोगे तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि वो तो एक एक्सटेंडेड मूव में था। और फार्मा था, वो फार्मा उठ रहा था। तो वहां से वैसे ही आइडिया हो जाता है जब आप डेली डेली ट्रेड करते हो। तो अभी इसमें जो प्राइवेट बैंक्स वाला, जो स्मॉल बैंक्स है जैसे आरबीएल है, और अभी यहाँ से फुल रिवर्सल ले रहा है। तो अगर एक दो स्टॉक इसके साथ और होते तो हमें थोड़ा कंफर्मेशन होता। बाकी जो लास्ट वीक में जो बुलिशनेस जहाँ पे थी, वो तो सीमेंट और फार्मा और स्टील, तो इनमें से ही कोई ना कोई घूम के आ सकता है, जहां तक ज्यादा चांसेस है। हेल्थ केयर से कुछ आ सकता है। ऑटो के स्टॉक्स भी रिवर्सल ले रहे हैं, टीवीएस मोटर्स। तो इस टाइप से देख सकते हो। जैसे एक टाइम क्या था कि जो ब्रोकरेज वाले स्टॉक्स थे या बीएससी वगैरह, इनमें मोमेंटम बना हुआ था। ठीक है। बट अब इसमें करेक्शन आ गया सारे स्टॉक्स में, जैसे एंजल वन भी करेक्ट कर गया पूरा। ठीक है। डाइवर्जेंस हमें शो ही हो रही है यहाँ से और यहाँ पे। ये अप साइड में जा रहा है, ये डाउन साइड में जा रहा है। अ, अब ये भी जो ब्रोकरेज वाले स्टॉक्स थे जब मूव कर रहे थे, तो ये भी एक साथ ही सब मूव कर रहे थे। सीडीएसएल हो गया, एंजल वन हो गया, बीएससी हो गया, सब साथ ही मूव कर रहे थे। फिर जब गोल्ड लोन वाले स्टॉक्स चले तो वो भी साथ में मूव कर रहे थे। मुथूट हो गया, मनप्पुरम हो गया, फिर उसके साथ कल्याण में भी मूवमेंट आया था। कल्याण थोड़ा अलग है, वो ज्वेलरी स्टॉक है। बट वो दोनों गोल्ड ज्वेलरी से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया इस टाइप से हो जाता है। बस फिर क्या है, उसको आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में अ, अपनी एंट्री लेनी है, और उसको बस देखना है फिर कहाँ पे एग्जिट बन रहा है और कहाँ तक उसको ट्रेड कर सकते हैं।
देखो मूवमेंट तो सबने आया है पेट्रोलियम, गुजरात स्टेट पेट्रोल, ऑयल इंडिया, भारत पेट्रोलियम। चलो, और किसी का है कोई क्वेश्चन? नहीं मतलब ब्रो, एक बार वो क्रूड देख सकते हैं क्या? मतलब नेचुरल गैस तो मिस हो गया था वो हमसे। क्रूड मैंने लिया था, फिर वो एग्जिट ही किया। क्रूड, नेचुरल गैस में अच्छा सेटअप था। क्रूड में ना ये प्रॉब्लम है, क्रूड में तो तुम ऑप्शन के साथ जाओगे, क्योंकि हर कोई नहीं लेता इसमें फ्यूचर्स का। तो फ्यूचर्स ही लिया था मैंने ब्रो। क्या चीज? मैंने तो फ्यूचर्स ही लिया था, मिनी लिया था मैंने तो। अच्छा, हाँ फिर लेकिन उसमें मूव नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें हाँ, सिर्फ 10 आते हैं, और 10 में तो मूव बहुत ही बहुत स्लो स्लो रहता चल है। रहा है, बहुत हाँ, ज्यादा। हाँ वो मूव आएगा ही नहीं उसमें। क्रूड में थोड़ा ये इशू है। तो अगर ऑप्शन करोगे तो ऑप्शन में फिर क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग मूव कब आ रहे हैं। यहाँ पे क्या था, ये ना छोटा सा ट्रेड था, इसने इसको ब्रेक किया, फिर इस जोन में ना इसने रिटेस्ट किया है, यहाँ पे रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट के बाद इतना ही इसका टारगेट बन रहा था, ज्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ना इस जोन में ये सप्लाई थी। तो यहाँ से ये अप अपसाइड गया, यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद एंट्री, छोटा सा ही था। तो वही है, मिनी में तो फिर क्या ही मिलेगा। बाकी अगर हाँ उसमें कहीं लिया होता तो फिर थोड़ा सा मिल जाता, छोटा मूव 5993 के आसपास से 5995। 10-15 पॉइंट्स मिल जाते हैं। 10 पॉइंट मीन्स 1000, ज्यादा नहीं था ये। हाँ थोड़ा एक और है कि जब ये वाला इसने हाई बनाया था ना, मतलब यहाँ पे ये सीसीआई, यहाँ से ये डाइवर्जेंस शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम कम हो गया था इसमें, इस वजह से ये वापस आ गया। अभी क्या है कि ये रिटेस्ट करके फिर अपसाइड जा सकता है दोबारा। बट क्रूड में फिर वो इशू है कि क्रूड में अगर ऑप्शंस लेंगे तो ऑप्शंस के लिए फिर वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मूव स्ट्रॉन्ग कब आता है। अदरवाइज तो थोड़ा सा चॉपीनेस रहेगी इसमें। क्योंकि मिनी जो है, मिनी काम नहीं करेगा। मिनी के लिए तो हमें बड़े मूव चाहिए, तब काम करेगा, वरना तो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस कर सकता है आराम से। बस वो नेचुरल गैस मैं उस दिन ले रहा था, बट देन फिर नहीं लिया। नेचुरल गैस में ये बना था ना, वो उसका नेकलाइन मतलब वो ब्रेक नहीं हुआ था। हाँ, नेकलाइन ब्रेक हुआ, वो रिटेस्ट करके फिर वो अपसाइड चला गया। उससे पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये हो सकता है डाउन साइड ब्रेक कर दे, क्योंकि वहां सप्लाई बनी हुई थी। तो यहाँ पे ना सप्लाई बनी हुई थी, ये यहाँ पे ये जो टेल, ये विक्स दिख रही है ना, तो इस जोन से सप्लाई आ रही थी, फिर इस जोन में भी सप्लाई थी। तो कंफर्मेशन के लिए ना ये नेक लाइन ब्रेक होना जरूरी था, तभी कंफर्मेशन बनी है इसमें, अदरवाइज कंफर्मेशन नहीं होती। यहाँ से डाउन गया, फिर ये नेकलाइन बनाया,
इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये ग्रीन कैंडल स्ट्रांगली ब्रेक किया। उससे पहले ये 2 बार यहाँ से रिजेक्ट हो गया था, तो ये जोन क्लैरिटी नहीं थी इस जोन में, क्योंकि हो सकता था ये यहाँ से ब्रेक भी कर दे डाउन साइड। हाँ जी। तो डाउन साइड अगर ब्रेक करता तो पहला सपोर्ट अगर इसको ब्रेक करता और रिटेस्ट करता तो फिर ये यहाँ पे चला जाता। बट इसने क्या किया कि ये नेकलाइन को ब्रेक किया और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया। फिर इसने जहां सप्लाई आ रही थी ना वो भी ब्रेक करके रिटेस्ट, और फिर रिटेस्ट के बाद एंट्री, एंट्री के बाद उसको बस ट्रेल करना है। पहला टारगेट तो यही था ये जोन में। उसके बाद ये शेकआउट, उसके बाद ये एक और move। तो कोई नहीं, अगर एक ही लॉट है तो यहाँ तक का टारगेट था, तो 324.25 से 331, मतलब 6 पॉइंट्स के अराउंड, 5-6 पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट्स अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं इसमें। हाँ, बस वो रह गया फिर। फ्यूचर्स करो, फिर वही है, फ्यूचर्स करो, नेचुरल गैस पे ही फोकस रखो अभी। हाँ, मतलब मुझे नेचुरल गैस ही सही लगता है। हाँ, मूवमेंट स्ट्रांग आते हैं, और क्रूड करना है तो उसमें ऑप्शन करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन उसमें जब मूव आते हैं वो फिर हमें देखना पड़ेगा कैसे, उसके सेटअप्स अलग होते हैं थोड़े। तो ये तो फ्यूचर्स में ये है ना कि डीके का भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको पता है ना कि मेरा सेटअप कहाँ बन रहा है, तो डीके का भी इशू नहीं है। अगर यहाँ 1-2 कैंडल और बना बना देता रेंज की तो भी कोई इशू नहीं था। नेचुरल गैस हाँ मूव्स अगर एक डायरेक्शन में अच्छे रहते हैं इसके। अगर ये फॉल है तो फॉल कर रहा है, अपसाइड जा रहा है, अपसाइड ही जा रहा है। फिर यहाँ से भी ये एक अपसाइड की रेंज बना के निकल गया। तो वही है, अगर कुछ नहीं मिलता तो नेचुरल गैस तो मिलता ही है, तो मैं वही बोलता हूँ, कुछ नहीं मिल रहा तो नेचुरल गैस मिल जाएगा। नेचुरल गैस करते रहोगे ना, नेचुरल गैस अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास है। मतलब नेचुरल गैस, खाली नेचुरल गैस ही जितना स्टॉक में नहीं कर सकते उतना एक अकेला नेचुरल गैस ही दे देगा, अगर इसको रेगुलर ट्रेड करते रहो तो। क्योंकि उसके बाद फिर पोजीशन साइजिंग भी तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी एक लेवल के बाद। तो वो है ना कि पोजीशन साइजिंग अगर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और प्रोफिशिएंसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर वही चीजें तो रिपीट करनी है। और अकाउंट साइज जिसका थोड़ा स्मॉल है या, तो उसके लिए बेस्ट फिर तो वोलेटिलिटी के हिसाब से फिर क्रिप्टो ही है, क्योंकि वहां पे आप कितनी भी पोजीशन से फ्यूचर्स ले सकते हो, और वहां पे मूव आते हैं हर जगह पे। वहां पे ना, वहां पे भी काफी फास्ट मनी बनता है। मतलब अभी तो जैसे फॉल हुआ, लेकिन फॉल में भी बहुत फास्ट मनी था वहां पे। वो तो फिर उसको जैसे हम नेचुरल गैस और ये सब ट्रेड करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे अभी काओ में मूव था, तो काओ में आज फिर अप मूव आ गया। ये मोमेंटम मोमेंटम था, इसने पुल बैक किया और इसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग अप मूव आ गया बेस बना के। फैंटम फैंटम का वो हो रहा है स्वैप, तो कॉन्ट्रैक्ट में है तो उसका तो नहीं होगा। कॉइन में होता तो उसको स्वैप मतलब वो मिल जाता, सोनिक सोनिक नाम से वो रीलॉन्च होगा। और इन्होंने इनका मैसेज आया था भूमि जी का, तो उन्होंने तो जो फैंटम में उनका थोड़ा लॉस हो रहा था वो उनका रिकवर हो गया। उन्होंने वो ट्रेड किया था पेंगो और ड्रिफ्ट को ट्रेड किया था, तो वहां से उनको प्रॉफिट हो गया शॉर्ट टर्म में। पेंगो में बना हुआ था एक, पेंगो भी पीनट की तरह ये काफी ज्यादा हाइप कॉइन है, ठीक है।
तो टेंगो में ये सेटअप बना हुआ था, यहाँ से इसने ये ब्रेक किया, इसके बाद यहाँ ये ब्रेक, यहाँ पे एंट्री, बस फिर ये अपसाइड मूव दे दिया इसने 22% का। सेम ऐसे ड्रिफ्ट में भी बना हुआ था, ड्रिफ्ट में यही सेटअप था, अपसाइड मूव, फिर ये वाला नेकलाइन का सपोर्ट, ये गया है यहाँ तक, ये बना हुआ था चैनल की ये ब्रेक करे, चैनल इसने ना यहाँ पे ये ब्रेक किया है, फिर रेंज बनाई है, रेंज का ब्रेकआउट दिया तब गया ये मूव। बिटकॉइन क्या कर रहा है? सर इससे पहले आपने कौन सा कॉइन लगाया था? पेंगू, पेंगू भी सर एक वो पीनट की तरह टेंगो, ही है। पेंगू पेंगू एक वो पेंगुइन, टेंगो लगाना पड़ेगा सर। पेंगू नहीं पेंगुइन, पेंगू। बिटकॉइन बेस बना रहा है, ये एक बार बेस का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर कोई इशू नहीं है, ये वाला बेस का तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ये वाले बेस का ब्रेकआउट हो गया है, अब फिर रेंज बना है, यहाँ से ब्रेकआउट रिटेस्ट या साइडवेज भी घूमता रहे तो भी कोई इशू नहीं है। पेंगू, पेंगू में सेटअप बना हुआ था, पेंगू ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था, ये लिस्ट हुआ है अभी भी बाइनेंस पे, बाकी जो जगह तो ये लिस्ट हो चुका है, तो ये सेटअप था, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड को इसने ब्रेक किया, उसके बाद ये एक बेस का ब्रेकआउट, यहाँ पे एंट्री, अभी ये अपने हाई के पास है, तो अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो फिर दोबारा एंट्री हो जाएगी, मतलब यहाँ से ये ब्रेक करता है, रिटेस्ट करके फिर जाता है, तो ये मैं 1 आवर के चार्ट में देख रहा हूँ, 4 आवर में, जी सर। जो 4 आवर में देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कंपनी टाइप। हाँ, तो ये ब्रेक होके जाता है ना यहाँ से, तो ये अपसाइड अच्छा जाएगा। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। हम्म, वैसे भी कोई भी न्यू कॉइन और हाइप कॉइन लिस्ट होता है ना, तो बाइनेंस पे तो वो जाता ही है 300-400%, दो मतलब 100-200 तो आराम से जाता है वो, तो ये 100-200 तो इसका आना है अभी, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस वगैरह का ध्यान रखना, अभी अपसाइड में ब्रेकआउट गिरा। कर दें फिर अभी वैसे तो रेंज बना रहा है, ब्रेकआउट करके सीधा ही भागेगा ये। हाँ ये रेंज बना रहा है। यहाँ थोड़ा एक बार ब्रेक हाँ, कर दे फिर ऐड कर सकते हैं। हाँ हाइप, हाइप तो है इसकी, और पुल बैक इसने ले लिया है यहाँ से ना, ये अप मूव के वाले पुल बैक ले लिया है इसने। तो अभी ऐड पेन, कर लेंगे फिर मनोरो इसमें। हाँ मतलब ब्रेक करने दो, उसे ब्रेक करे तो फिर देखते हैं। पेंगुइन, वो हार्ड भी आपने एक बताया था, वो भी हार्ड शायद पुल बैक किया था ना उसने। अभी भी कर ही रहा है। हाँ कोई नहीं, उसमें $50 पड़े ना स्पॉट में, हाँ तो फिर जी। कोई इशू नहीं है। तो अगर उसमें वॉल्यूम आया तो वो जाएगा जरूर, यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी तो हुई थी, पुल बैक ही कर रहा है ये बस, जस्ट ये वॉल्यूम एक्टिविटी। हाँ वॉल्यूम तो नहीं है। तो यहाँ से ये सपोर्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग इस जोन में, उसी को ये शेक आउट कर रहा है बस, उसके बाद ही अपसेट मे भी हो सकता है, ये इस टाइप से ना, यहाँ से अप, फिर ये डबल डबल बॉटम, और उसके बाद फिर अप। पुल बैक में वॉल्यूम तो नहीं है, वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं है 4 आवर्स में, अगर देखूँ थोड़ी सी लग रही है, बट एज सच कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं इशू।
यहाँ रेंज बनी हुई है, रेंज का एक टेस्ट करने आए हैं। यहाँ से निकलते हैं इस जोन से तो अच्छा मूव देगा। यहाँ रेंज है, यहाँ गैप डाउन हुआ, वो गैप डाउन तो इसमें होता ही नहीं, नेगेटिव ये रेंज है कि फिर बाइंग आ गई, बिल्कुल बेस पे ही है हार्ड। वीक वीक के हिसाब से अगर हम इसमें ट्रेड करेंगे ना, मतलब कहीं पे मूव आ रहा है और क्रिप्टो में और कुछ जैसे हम उसमें करते हैं एफएनओ में, वहां पे कई कॉइन्स ऐसे होते हैं जो वीक में, मतलब अगर किसी का गोल है ना कि 10-20 थाउजेंड करने हैं तो वो आराम से मिल जाते हैं उसमें। कुछ कुछ सेटअप्स ऐसे बनते हैं कि वहां पे आराम से मूव मिलते हैं, तो वीक में एक दो तो आराम से मिलते हैं। लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं। आओ, अब जैसे ये काओ था, तो काओ ना, ये भी एक न्यूली लॉन्च कॉइन था, न्यू था। तो न्यू कॉइन में देखो, जैसे अभी ये टेंगू में सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे भी राउंडिंग बॉटम बना, फिर ये पुल बैक किया, उसके बाद ये ब्रेक किया इसने, उसके बाद ये अपसाइड गया। ठीक है, तो क्रिप्टो होता क्या है, क्योंकि वॉलेटाइल है नेचर से, तो जरूरी नहीं है कि अगर हाँ बुल मार्केट चल रही है तो हम अपसाइड का ही ट्रेड ले सकते हैं। कई बार हमें शॉर्ट साइड के भी इसमें अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। मतलब बुलिश बुलिश कॉइन में शॉर्ट के अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं। वो क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि ये काफी टाइम ऐसा होता है कि अपने मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड हो जाते हैं, जैसे ये डेली में ये काफी एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो उस केस के लिए ही हमें पता होना चाहिए इसका। अब ये वाला हाई बनाया, यहाँ पे सीसीआई, यहाँ पे भी सीसीआई यूज कर सकते हैं मोमेंटम पे। ये हाई बनाया, यहाँ पे सीसीआई इस जोन में था, उसके बाद ये हाई बनाया सेम जोन में सीसीआई, मतलब मोमेंटम नहीं बढ़ रहा है, डाइवर्जेंस शो हो रहा है ये, और ये न्यू हाई बना रहा है। तो एक तो डाइवर्जेंस वाला पार्ट हो गया, डाइवर्जेंस दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे ये रेंज बनी, रेंज का ब्रेकडाउन, तो यहाँ से शॉर्ट, शॉर्ट साइड में प्रॉफिट, या फिर एक बार ये क्रॉस होने दो मूविंग एवरेज, तब शॉर्ट कर दो इस जगह से, तो भी प्रॉफिट 27% का। तो वोलेटिलिटी कहीं जिस पॉइंट में है ना, वो पैसा भी दे देगा, चाहे वो अपसाइड में दे या डाउन साइड में दे। फिर दोबारा ये सेटअप बना, अपसाइड फिर रेंज, रेंज में बेस का ब्रेकआउट, एंट्री, फिर अप मूव, 40% का अप मूव आ गया। तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करके भी क्रिप्टो में फास्ट मनी बन जाता है, थोड़ा एक्टिवली ट्रेड करना पड़ेगा देख देख के कहाँ पे, अगर कहीं मोमेंटम है किसी कॉइन में तो वहां पे सेटअप बन जाता है। ठीक है, तो हाँ, बस यही है कि अपना अच्छे सेटअप्स करो, स्टॉक्स में भी अच्छे करो, तो 5-10 थाउजेंड तो आराम से बन ही जाते हैं वीक में। और साथ में वो भी अपना अच्छे से करो, कमोडिटी तो नेचुरल गैस में भी बन जाते हैं, तो 10-20 थाउजेंड कोई बहुत मुश्किल नहीं है वीक में। 10-20 थाउजेंड बने तो 20 थाउजेंड बने तो 80 थाउजेंड होते हैं, 15 थाउजेंड बने तो 60 थाउजेंड होते हैं, 10 थाउजेंड बनेगा तो 40 थाउजेंड होते हैं। ठीक है, तो मतलब 40-80 थाउजेंड आराम से बन सकते हैं अगर कोई आराम से ट्रेड करे ना, और अपने सेटअप्स पे करे तो बहुत इजीली बन जाते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। चलो, अभी फिर आज के लिए रैप अप। हाँ जी मनु।
recording close.